हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 में सीडीपी के क्वेश्चंस को। ये पेपर 16 फरवरी 2014 का है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। सेकंड ऑप्शन, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं। वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठनीय अक्षमता के पर्याय हैं। अधिगम अक्षमताएं क्या हैं, ये बताना है। तो अधिगम अक्षमताएं यानी कि लर्निंग की जो डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं लर्निंग में, वो क्या होती हैं। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। बस बात यह है, किसी में थोड़ी पाई जाती है, कोई पूर्ण रूप से ग्रसित होता है और कोई अपूर्ण रूप से ग्रसित होता है। तो जो अधिगम अक्षमता वाले बालकों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मॉर्फिया, ये सब पाया जाता है। इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर अगर अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो उससे इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। और इस तरह की समस्याएं सामान्य विद्यार्थियों में तो पाई जाती हैं, साथ में जो अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो फर्स्ट एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां, जो समस्या समाधान है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो किन विद्यालयों में सफल होता है, किन विद्यालयों में अच्छा होता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। सेकंड, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। थर्ड, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है। तो समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होता है जहाँ पर परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होती है, क्योंकि समस्या समाधान के लिए ऐसे ही विद्यालयों की और साथ ही साथ ऐसे ही अध्यापक अध्यापिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिनकी पाठ्यचर्या जो हो वो लचीली हो। अक्सर ये देखा जाता है कि पाठ्यक्रम जब कठिन होता है तो उसकी वजह से विद्यार्थी स्कूल छोड़ने लगते हैं, लेकिन जिन विद्यालयों में परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होती है वहाँ पर इस तरह की समस्याओं का समाधान अति शीघ्र हो जाता है ना। बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान शीघ्र हो जाता है और बच्चे कम स्कूल छोड़ते हैं और विद्यालय सफल माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है, ये बताना है। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 16 फरवरी वाला, ये पूर्ण रूप से जो है पैडागोजी पर ही निर्धारित है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पैडागोजी के ही हैं, बिल्कुल सारे के सारे। बहुत कम क्वेश्चन हैं जो कंटेंट से रिलेटेड हैं, अदरवाइज सारे के सारे पैडागोजी रिलेटेड हैं। तो देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद, फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मकता तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता है वो जो है हमारी संज्ञानात्मक विकास कह लो या संज्ञानात्मक प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि शिक्षा की प्रणाली के दौरान, यानी कि जब शिक्षा दी जा रही है उसके दौरान सीखने एवं सूचना एकत्रित करने के तरीके, किस तरह से आप सीख रहे हैं, किस तरह से सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अवधान में मतलब कि इसके अटेंशन में अगर जो वृद्धि प्रत्यक्षीकरण है, भाषा है, चिंतन है, स्मरण शक्ति, तर्क, ये सभी शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक प्रशिक्षण एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। यह अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या करना चाहती हैं,
उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा समुचित मार्ग है, यानी कि कौन सा मार्ग सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता के हस्तक्षेप करती हैं। सेकंड, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। थर्ड, उसे अपने विद्यार्थी की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। फोर्थ ऑप्शन, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई टीचर है और अपने विद्यार्थी की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है, कम करना चाहता है उसकी त्रुटियों को, तो उसके लिए समुचित मार्ग ये है कि उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं, यानी कि जो उसके जब वो सामान्य अर्थ बताता है, सामान्य अर्थ को संबोधित मतलब हस्तक्षेप करे, यानी गलत सामान्य अर्थ बताने में जब वो गलती करे, या जब वो अवबोधनात्मक यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है उसमें जब वो गलती करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? कौन सा कौशल है जो भावात्मक बुद्धि है, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, भावनाओं की आलोचना। सेकंड ऑप्शन, कक्षा सहपाठियों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार। थर्ड ऑप्शन, भावनाओं के प्रति जागरूकता। फोर्थ ऑप्शन, भावनाओं का प्रबंधन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भावनाओं की आलोचना, ये संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है इसकी बात की गई है, और भावनाओं की आलोचना करने की यानी कि बिल्कुल उससे ऑपोजिट बात है, तो ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है भावात्मक बुद्धि से। भावात्मक बुद्धि के प्रत्येक चरण में न केवल प्रबंधन एवं भावनाओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है, बल्कि कक्षा के दौरान आपसी सहपाठिक अंतःक्रिया भी संपादित होती रहती हैं, किंतु भावनाओं की आलोचना करने तथा सर्वथा भावनात्मक तत्वों से हीन होगा और आलोचनात्मक बिंदुओं के अंतर्गत ही दिशा निर्देशित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। जब असेसमेंट किया जाता है तो देविका की जो उत्तेजना होती है वो ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही यानी कि उसमें बिल्कुल उत्साह नहीं होता। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है, किससे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन, अनुकूलन का स्तर। सेकंड, विचारों का घनत्व। थर्ड, समयांतराल। फोर्थ, भावनाओं की पराकाष्ठा। तो ये जो हमारा किससे संबद्ध है, तो ये संबद्ध है अनुकूलन का स्तर। अनुकूलन का स्तर कैसे? कुछ बच्चे जब एग्ज़ाम होते हैं, जब असेसमेंट होते हैं, तो उनमें कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, कुछ खुश होते हैं और कुछ एकदम न्यूट्रल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो देविका और राजेश हैं, इनके साथ भी कंडीशन यही है। देविका तो बहुत ज़्यादा ऊर्जापूर्ण खुद को महसूस करती है, यानी एनर्जेटिक फील करती है, और जो हमारा सेकंड राजेश है, ये खुद को अनुत्साही यानी कि बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, बिल्कुल उत्साह से नील महसूस करते हैं। तो अनुकूलन का स्तर है ये, जिसकी वजह से ये चीज़ अलग अलग है, क्योंकि दोनों के मूल्यांकन के दौरान विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, विभिन्न विद्यार्थियों के संदर्भ में दृष्टिगत होते हैं ये चीज़ें, और एक आकलन करते समय कुछ तत्वों का सामना करते हुए उत्तेजनापूर्ण ऊर्जा का प्रकटीकरण करता है, जबकि दूसरा अनुत्साही उत्तेजना का प्रकटीकरण करता है। वस्तुतः ये पाया जाता है कि भावात्मक अनुभवों का अनुकूलन स्तर भिन्न भिन्न है, जिसकी वजह से यह स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ की है। जो मध्याह्न भोजन की जो योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत इसका जो है समर्थन करता है, ये बताना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मध्याह्न भोजन जो स्टार्ट किया गया, वो इसलिए स्टार्ट किया गया जिससे कि जो सुविधाहीन बच्चों वर्ग के जो बच्चे हैं वो स्कूल में प्रवेश पाएँ, उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा हो और अध्ययन स्तर में सुधार किया जा सके, इसलिए मध्याह्न भोजन की जो स्टार्टिंग है वो की गई।
तो ये किससे संबंधित है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन संज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन मानवीय, थर्ड ऑप्शन व्यवहारवादी, फोर्थ ऑप्शन समाज सांस्कृतिक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ये क्या है, ये व्यवहारवादी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों का जो व्यवहार है, मतलब एक बच्चों के व्यवहार के लिए हम ये कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक अच्छे परिवेश मिल सके, एक अच्छी तरह से बच्चों को सीखने के अवसर मिल सके। तो ये किसमें आएगा, व्यवहारवादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। तो कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा उपाय करेंगे जो लाभकारी हो। फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना, यानी कि कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति दो कि ताकि वे ध्यान केंद्रित करें। बच्चों के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में अवकाश देना, बीच बीच में आप छुट्टी देते रहें। थर्ड ऑप्शन, बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, है ना। नेक्स्ट है, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो। तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को आप उस जगह पर बिठाइए, मतलब बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और बच्चों के इस व्यवहार से आप परेशान हैं, तो आप क्या करेंगे। सर्वाधिक लाभकारी यही हो सकता है कि आप ये करें कि उन्हें उस जगह पर बिठाएं जहाँ पर उनका ध्यान सबसे कम भंग हो, जहाँ उनके फ्रेंड ना बैठा हो। क्योंकि जहाँ पर भी फ्रेंड बैठा होगा वहाँ पर बच्चे बातें करेंगे तो ध्यान केंद्रित नहीं हो सकेगा। या तो उनको अकेले बिठाइए या फिर उनके फ्रेंड से अलग उनको बिठाइए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।